हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष निगम फ्रॉम एकेडमी ऑफ कॉमर्स रायबरेली। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स, वो आज पढ़ेंगे। ये मेरा पार्टनरशिप का पहला वीडियो है। इसमें हम लोग पार्टनरशिप की डेफिनीशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, उसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए आपस में एग्रीमेंट करते हैं और वो जो भी बिज़नेस करते हैं उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में शेयर करने का भी एग्रीमेंट करते हैं, और वो बिज़नेस उन सभी के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है, तो इसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। एक बार मैं डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूँ। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं और उस बिज़नेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को भी आपस में शेयर करने का एग्रीमेंट करते हैं, और वो बिज़नेस उन सभी के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है, तो इसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। जब ये हमने डेफिनेशन बोली तो इसमें से कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, और वो ये सबसे पहला, इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स भी सामने बाहर आ रहे हैं निकल के डेफिनेशन से, कि टू और मोर पर्सन्स। इसमें एक व्यक्ति से कभी पार्टनरशिप नहीं होती, तो पार्टनरशिप के लिए दो या दो से अधिक, बट मैक्सिमम 50 पर्सन्स होने चाहिए इसके लिए उसकी पार्टनरशिप होती है। नंबर 2, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट जो होता है वो रिटन भी हो सकता है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट में ये कतई मेंशन नहीं किया गया है कि रिटन एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, तो एग्रीमेंट कैन बी ओरल ऑल्सो, बट ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि जो भी एग्रीमेंट हो वो रिटन हो, जिससे फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट हो आपस में तो उससे निपटा जा सके ठीक से। एक और बात होती है, अगर आपको अपनी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो भी आपको रिटन एग्रीमेंट ही करना होता है। तो एग्रीमेंट कैन बी रिटन और कैन बी ओरल, लेकिन रिटन बेटर होता है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जो एक बिजनेस होना चाहिए और वो बिजनेस प्रॉफिट मोटिव से चलाना चाहिए। आपके ही कोर्स में एक और चैप्टर है NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पर हम बिज़नेस प्रॉफिट मोटिव से नहीं चलाते हैं, हम कुछ सेवा करने के लिए या प्रॉफिट ना कमाने के लिए बिज़नेस को जब करते हैं तो वो NPO कहलाता है। लेकिन जब पार्टनरशिप में हम ये साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोटिव के लिए हम जब बिज़नेस करते हैं और एग्रीमेंट करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। प्रॉफिट जो भी होगा वो आपस में शेयर किया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि सब लोग इक्वल शेयर करें, कुछ भी आपस में रेशियो हो सकता है, कुछ भी रेशियो 2:2:1 या 3:1 एक्सेट्रा, वो रेशियो आपस में पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को शेयर किया जाता है। 5th पॉइंट क्या है, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वो बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जाना चाहिए, बिजनेस वो सभी के द्वारा चलाया जाना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि सारे पार्टनर्स पूरी तरह से टाइम नहीं दे सकते फर्म को, मान लेते हैं कुछ पार्टनर्स बाहर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन ज़्यादातर रहते हैं, तो वो लोग अपने किसी एक पार्टनर को या दो पार्टनर्स को पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू पावर दे सकते हैं कि वो बिजनेस वो चलाएं। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और वो जो एक पार्टनर बिजनेस चला रहा होगा वो सभी की ओर से उस समय एक्ट कर रहा होगा,
वो जो भी निर्णय लेगा, जो भी वो चीज़ें करेगा, उससे बाकी पार्टनर्स भी बाउंड हो जाएंगे। 6, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। दो आप फर्म का और पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का एक रिश्ता होता है। यहाँ पर सभी पार्टनर्स जो हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बीच में एजेंट क्यों होते हैं, प्रिंसिपल और एजेंट का क्यों रिश्ता होता है, पार्टनर्स एजेंट भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर वो कुछ काम करता है, कोई पार्टनर ने कोई काम किया, तो बाकी पार्टनर्स भी उसके किए गए काम से बाध्य हो जाएंगे, इसलिए वो एजेंट है। लेकिन वो भी दूसरे पार्टनर्स के द्वारा किए गए काम से बाध्य है, इसलिए वो प्रिंसिपल भी है। इसीलिए कहा जाता है कि उनका प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता होता है। पार्टनरशिप की अपनी कोई अलग से एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाती है। पार्टनरशिप हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, क्योंकि जो भी कुछ भी अगर एग्रीमेंट वगैरह होता है तो वो एग्रीमेंट सारे पार्टनर्स को जॉइंटली एंड सेवरली दोनों तरह से उनके ऊपर लायबिल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है पार्टनरशिप का अपना अलग कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, और जो भी एग्रीमेंट्स किए जाते हैं फर्म के द्वारा वो सारे पार्टनर्स पर सेपरेटली एंड जॉइंटली इन्फोर्सेबल होते हैं, उनके ऊपर अप्लाई इन्फोर्स किया जा सकता है, यानी वो उससे बाध्य हो सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, पार्टनरशिप चूँकि एग्रीमेंट पर ही बेस्ड होती है, पार्टनरशिप का सारा काम एग्रीमेंट से होता है। जैसे एक बिजनेस करने की एक और तरीका होता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं होता आपस में, पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के हो ही नहीं सकती है, उसके लिए एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। लेकिन HUF में क्या होता है, कोई एक फैमिली होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदुओं की कोई फैमिली होती है, वहाँ पर अगर कोई नया बेबी घर में इशू हुआ है, आया है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस HUF का मेंबर बन जाता है, उसके लिए कोई अलग से एग्रीमेंट नहीं करना होता है। जैसे ही कोई नया मेहमान घर में आएगा वो HUF का मेंबर बन जाएगा, जैसे ही किसी की डेथ हो जाती है वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, जैसे ही बेटियों की शादी हो जाती है बेटियाँ उस HUF से निकल करके अपने ससुराल के HUF में चली जाती हैं, और इसका उल्टा जैसे ही कोई बहू घर आ जाती है वो अपने आप उस HUF की मेंबर बन जाती है। तो वहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ऑटोमेटिकली मेंबरशिप मिल जाती है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, हमेशा ये किसी एग्रीमेंट पर बेस्ड होता है। और चूँकि एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट जिस भी पेपर पर, जिस भी डॉक्यूमेंट पे हम लिखते हैं उसे ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये बहुत काम का डॉक्यूमेंट है, इसमें वो सारी बातें, कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, इनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और पार्टनरशिप डीड वो डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनर्स के द्वारा जो भी एग्रीमेंट आपस में किए गए हैं उसको इन राइटिंग हर चीज़ लिखी जाती है, और इसमें सभी पार्टनर्स अपने अपने साइन करते हैं, जिससे ये पता चल जाए कि हाँ सभी पार्टनर्स उस पर एग्री कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले अगर स्टार्टिंग करें तो नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म का कोई नाम रखा गया होगा, उसका नाम लिखेंगे कि क्या फर्म का नाम है, और दूसरा उसका कोई रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, वो किसी एक पार्टनर का घर भी हो सकता है या कुछ अलग भी हो सकता है, जो भी एड्रेस उन्होंने सोचा होगा वो उसमें एड्रेस मेंशन किया जाएगा। नेम एंड एड्रेस द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स जो भी हैं ABC XYZ, उनके सबके नाम और सबके एड्रेस भी उस डीड में मेंशन किए जाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, हर पार्टनर, कोई पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा इसको भी हम मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में हो सकता है पार्टनर सोचें कि हम बहुत कम लगाएं, दूसरा हमारा पार्टनर ज़्यादा लगा दें, तो इसलिए एक मिनिमम कैपिटल की या जो भी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर अमाउंट वो फिक्स कर सकते हैं कि ये कैपिटल तो एटलीस्ट सबको लगानी ही है, तो अमाउंट ऑफ द कैपिटल बाय ईच पार्टनर भी हम मेंशन कर सकते हैं। अब कैपिटल जब पार्टनर्स लगाते हैं
तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि क्या पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर फर्म इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर और आगे अगर देगी भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इसको भी हम मेंशन फिर कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट देंगे तो किस रेट पर देंगे, इसकी बात भी हो सकती है। ये पॉइंट कई बार इसलिए भी जोड़ दिया जाता है जिससे पार्टनर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल लगाने के लिए इंस्पायर हो सकें। बहरहाल तो कैपिटल कितनी लगेगी ये मेंशन करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको पार्टनर्स को मिलेगा कि नहीं, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स को मिलता है, इसलिए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सपेंस मानते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, पार्टनर्स ड्राइंग्स कर सकते हैं कि नहीं, और अगर कर सकती है तो उसकी क्या लिमिटेशन हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसे कुछ लिमिटेशन नहीं लगाते तो कई बार पार्टनर्स बहुत ज़्यादा भी ड्राइंग्स कर सकते हैं, निकालेंगे और फर्म में फंड्स की कमी हो सकती है, इसलिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी डिसाइड हो सकता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट भी कोई डिसाइड हो सकती है। और उसके बाद अगर पार्टनर्स ड्राइंग्स करेंगे भी तो उनका इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका भी अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि इंटरेस्ट क्या पार्टनर से चार्ज किया जाएगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म की एक्सपेंस, फर्म का एक्सपेंस होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म की इनकम होती है, क्योंकि ये फर्म पार्टनर से लेगी। नेक्स्ट गुडविल की बात होगी, आगे के चैप्टर्स में हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि गुडविल की बात अगर आएगी एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, या कभी पार्टनर्स के रेशियो आपस में चेंज होते हैं तो अभी भी गुडविल की बात आती है। तो गुडविल के वैल्यूएशन के कई मेथड होते हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन का मेथड्स होते हैं। तो ये कई मेथड्स होते हैं, उसमें से किस मेथड को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि बाद में जाकर के ये डिस्प्यूट ना पैदा हो, कोई पार्टनर कहेगा नहीं इस मेथड को फॉलो करो, दूसरा पार्टनर कहेगा नहीं इस मेथड को फॉलो करो। तो गुडविल के बारे में कि गुडविल का वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे या किस मेथड से करेंगे, ये बात हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और कई बार हम उसकी अकाउंटिंग कैसे रखेंगे इसका डिसीजन भी लिया जा सकता है। सैलरी टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स को सैलरी फर्म देगी या नहीं देगी। अगर कोई पार्टनर नॉर्मल सभी पार्टनर से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करता है तो क्या हम उसको सैलरी देंगे या नहीं देंगे, इस बात को हम मेंशन कर सकते हैं, और अगर देंगे तो कितनी देंगे इसको भी हम लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। उसके बाद जो हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, जो हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे उनका क्या हम ऑडिट कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि ऑडिट कराना छोटी फर्मों के लिए तो कोई ज़रूरी है नहीं कि कराओ, कंपलसरी तो है नहीं, लेकिन अगर कंपनी फर्म चाहे, सभी पार्टनर्स चाहें और वो चाहते हैं कि उनके अकाउंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर नज़र आएँ और सब कुछ ठीक ठीक रहे, अगर कोई गड़बड़ हो रहा है तो पता चल जाए, तो वो अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराने की बात भी अपनी डीड में मेंशन कर सकते हैं, अगर वो सब एग्री करते हैं। ये 10th पॉइंट बहुत समझने वाला है, गार्नर वर्सेस मरे डिसीजन एप्लीकेबल और नॉट। एक्चुअली जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन था, और इसीलिए हमारे यहाँ तब ब्रिटिश लॉ एप्लीकेबल था। 1900 में एक फर्म बनाई गई थी, गार्नर, मरे और विकिंस नाम के 3 पार्टनर्स थे। उन्होंने 2-3 साल फर्म चली, और 2003 में एक पार्टनर, उनका जो थर्ड पार्टनर विकिंस था, वो इंसॉल्वेंट या दिवालिया हो गया। उसके बाद 2004 में इसका निर्णय आया, कोर्ट ने इसका निर्णय दिया। ये हुआ ये था कि जब वो दिवालिया हो गया तो उसके जो लॉस थे उसको गार्नर और मरे किस रेशियो में बांटेंगे, ये एक डिस्प्यूट पैदा हो गया, और ये केस फिर चला गया कोर्ट में। इनके ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में इक्वल थे। तो एक पार्टनर कह रहा था कि जो थर्ड पार्टनर का लॉस है उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना चाहिए, लेकिन दूसरा पार्टनर कह रहा था कि नहीं, ये तो बिजनेस लॉस नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रेशियो है, और ये थर्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का लॉस है, इसलिए हमें इसे कैपिटल रेशियो में बांटना चाहिए। तो जब ये कोर्ट में केस गया
तो कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया वो बहुत डिटेल में हम आप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये एक पूरा अलग टॉपिक है जो आपके सीबीएसई के कोर्स में, आईएससी कोर्स में नहीं है। तो उसके न्यूमेरिकल्स तो आपके पास आएंगे नहीं, लेकिन थ्योरी में चूंकि ये पॉइंट आया है इसलिए बता रहा हूँ। तो ये केस जो है उसमें बस इतना आप समझ लें, ये कहा गया था कि जो पार्टनर का जो बिजनेस लॉस है, रियलाइजेशन अकाउंट एक बनाया जाता है, उसका लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा, लेकिन कैपिटल लॉस जो है वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और भी कई एक बातें हैं, मैंने पहले कहा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये डिटेल में आपके कोर्स में है भी नहीं। तो ये जो रूल है, इसमें जो बातें कही गई हैं इस केस में, क्या वो बातें हम पूरी तरह से लागू करेंगे या हम कुछ और अपना डिसीज़न एप्लीकेबल ना करके कुछ अपना आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं कि नहीं हम ये नहीं ये, अगर सारे पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं तो वही लगेगा जो वो चाहें। तो बहरहाल ये हम पहले से कई बार लिख देते हैं, गार्नर वर्सेस मरे डिसीज़न विल बी एप्लीकेबल और नॉट। इसका एक ये भी होता है कि कुछ थोड़ा सा हेर फेर के साथ इंडिया में इस डिसीज़न को थोड़ा सा अलग तरह से फॉलो किया जाता है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जब कभी हायर क्लासेस में या कहीं आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जब कहा जाता है जब एक से अधिक बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो कभी मान लीजिए पार्टनरशिप चलाते चलाते अगर आपस में कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसका सेटलमेंट कैसे हो सकता है, इसके बारे में ज़रा समझें कि अगर मान लीजिए 5 पार्टनर्स हैं और 2 के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया है, 2 लोगों में कोई प्रॉब्लम हो गई किसी टॉपिक पर भी, किसी बात पर भी, तो या तो ये हो सकता है कि बाकी बचे 3 पार्टनर्स, तो 3 पार्टनर्स में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उसमें से जो मेजॉरिटी जिसके साथ होगी उसकी बात मान ली जाएगी। या फिर हम ये कर सकते हैं कि हमारे शहर में कुछ लोग जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं उनके पास हम अपना केस ले जाएंगे, वो जो कह देंगे हम वो मान लेंगे। और फिर थर्ड केस लास्ट में, तो फिर अगर कोई डिस्प्यूट किसी तरह से भी नहीं निपट पाता है तो हमारे कोर्ट्स खुले हुए हैं, हम कोर्ट में जा कर के उसका सेटलमेंट कर सकते हैं। तो डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा इसको अभी हम अपने डीड में इस बात का मेंशन कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में क्या होगा, मैंने कहा ज़रूरी नहीं कि हमेशा पार्टनर्स बराबर कहीं शेयर बांटें, प्रॉफिट को बांटें, इसलिए अगर कुछ और शेयर रखना है तो उसको भी मेंशन कर दिया जाता है डीड में कि आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अकाउंटिंग पीरियड हमारा हम बना सकते हैं कि हम अपना अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 12 मंथ्स का बनता है, तो 31 मार्च को अपने अकाउंट्स क्लोज करेंगे या 31 दिसंबर को क्लोज करेंगे। जो भी हम अपना अकाउंटिंग पीरियड बनाना चाहते हैं हम वो अकाउंटिंग पीरियड अपने डीड में मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट बात, जब कोई पार्टनरशिप चल रही है और अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेना चाहता है, मान लीजिए 3 लोग पार्टनरशिप चला रहे हैं, अब एक पार्टनर का कोई खास फ्रेंड है वो अंदर आना चाहता है, तो ये नहीं कि बस एक पार्टनर वो चाहता तो ले आएगा, नहीं, पहले से हम लिख सकते हैं कि किसी की भी आपको एडमिशन देना है तो सारे पार्टनर्स का एग्री होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम किसी के एडमिशन देने पर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, या जब मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स होंगे उनके एग्री करने पर दे सकते हैं, तो ये एडमिशन के समय हमारे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी इसको भी हम अपनी पार्टनरशिप में मेंशन कर सकते हैं। और रिटायरमेंट अगर होगा तो रिटायरमेंट नॉर्मली अगर कोई रिटायर होना चाहता है, किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है या अगर कोई किसी वजह से भी रिटायर होना चाहता है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो सकते हैं ये भी हम कर लेते हैं। नॉर्मली होता ये है कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो हम उससे कहते हैं कि भाई अगर वो मान लीजिए मिड ऑफ द ईयर में रिटायर होने की इच्छा जाहिर करता है तो कई बार उसको हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है पूरा पीरियड अकाउंटिंग पीरियड बीत जाने दो और जब अकाउंट बुक्स हमारी क्लोज होंगी तभी आप रिटायर हो जाना। और इसीलिए आप पाओगे ज़्यादातर रिटायरमेंट के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें रिटायरमेंट लास्ट डेट में ही किया जाता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। एक और बात जो हम मेंशन कर सकते हैं कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसकी कैपिटल और उसका प्रॉफिट या उसका रिजर्व में जो भी उसका पैसा बनता है वो पैसा हम एक साथ दे देंगे
या फिर उसे हम कुछ सालों में किश्तों में इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, ये चीज़ हम डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर होता है और उसका एक बहुत हैवी अमाउंट निकल रहा है पेमेंट करने के लिए, और अगर वो कहता है मेरा सारा पैसा तुरंत दे दो, तो ऐसे में कई बार फंड्स की क्राइसिस हो सकती है। तो ये हम पहले से ही मेंशन कर सकते हैं कि आपको जो देना है वो हम देंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, और जो पैसा उनका बचा रह जाएगा उस पर हम उन्हें ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, बट पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में होगा। ऐसा भी हम टर्म्स पहले से तय कर सकते हैं। मैंने कहा इसमें और भी कुछ पॉइंट्स और हो सकते हैं जो पार्टनर्स आपस में चाहें वो उसको इसमें लिख सकते हैं। कुछ खास जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कर दिए। अब अपना ये लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा थ्योरी तक ही मैं इसको रखूँगा। इसके बाद न्यूमेरिकल अपने जो हम सिखाएंगे वो पार्ट 2 के लेक्चर में सिखाएंगे। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आज समझ लीजिए, वो ये कि अगर पार्टनरशिप डीड तो पहले बननी चाहिए, अगर बने तो बहुत अच्छी बात है, हर पॉइंट पर क्लियरिटी हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड, हम अभी आपको 5 पॉइंट्स बताएंगे, इन पाँचों पॉइंट्स पर अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, या यूं कहें इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, अगर है ही नहीं, या अगर है भी तो ये पांचों पॉइंट्स पर कुछ नहीं कहा गया है, तो जो बातें लागू होंगी वो हमें सीखनी है। और ये पांचों बातें आपको हमेशा हमेशा याद रखनी होंगी, पूरे पार्टनरशिप में आपको याद रखनी होंगी कि ये पांचों बातें। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपका एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा उसमें अगर इन पांचों बातों के बारे में कोई अलग से कोई बात कही गई है तो वही लागू होगी, लेकिन इन पांचों पॉइंट्स पर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो हम यही पांचों बातें लागू करेंगे। पहला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, यानी अगर पार्टनरशिप में कुछ नहीं कहा गया तो हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब समझ लीजिए आप पहले तो। इक्वल का मतलब ये है कि अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 1/2 1/2, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 1/3 1/3 1/3, अगर 4 पार्टनर्स हैं तो 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। ये हुआ इक्वल का मतलब। नंबर 2, नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन, यानी जब तक पार्टनरशिप डीड में या क्वेश्चन में आपके स्पेशली ना कहा जाए कि किसी पार्टनर को हमें सैलरी देनी है, कमीशन देना है, बोनस देना है, तब तक अपने मन से आप कभी भी किसी पार्टनर को ना सैलरी दोगे, ना बोनस दोगे, ना कोई कमीशन दोगे। अगर मेंशन है तो ज़रूर देंगे और अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं देंगे। थर्ड पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पर हम कोई ब्याज नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे पार्टनर्स को। अगर कहता है तो ज़रूर देंगे, और अगर वो कहेगा तो हम उसको इंटरेस्ट रेट भी बताया जाएगा, और अगर नहीं कहेगा तो अपने मन से कभी भी किसी पार्टनर को हम, चाहे किसी ने ज़्यादा ला रखी हो कम लगा रखी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हम किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। और फोर्थ पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ना उन्हें हम कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे और ना उनसे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फिर समझ लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स को देती है और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट उनसे लेती है, तो ना हम उन्हें इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पर, ना ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेंगे। और लास्ट बात, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। मीन्स अगर किसी पार्टनर ने
फर्म को लोन दिया है तो उसे 6% पर एनम के रेट से हम ब्याज देंगे। तो आज अभी पार्टनरशिप के पार्ट 1 हमारा ये वीडियो है, इसमें हम लोग मैंने आपको सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में उसकी बताई कि क्या इसका क्या डेफिनीशन होती है। उसके डेफिनीशन से ही निकल करके अधिकतर एसेंशियल एलिमेंट्स आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। तो क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, और लास्ट में अगर डीड में कुछ ना लिखा हो, कुछ खास बातें जब आप क्वेश्चन करोगे न्यूमेरिकल्स, तो ये बहुत काम आएगा। ये 5 पॉइंट बहुत काम आएंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम किन किन बातों को फॉलो करते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स।